चंपावत टाइग्रेस की कहानी आतंक, त्रासदी और विजय की एक गाथा है। एक ऐसी दास्तां जो प्रकृति की महानता और उसकी विनाशकारी क्षमता के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है। इस कुख्यात बंगाल टाइग्रेस, जिसे बाद में चंपावत टाइग्रेस नाम दिया गया, ने 20वीं सदी की शुरुआत में 436 से अधिक लोगों को मार डाला। लेकिन वह क्यों मैन ईटर बना और क्यों इतने सारे लोगों को मार दिया, जानेंगे आगे के वीडियो में। चंपावत टाइग्रेस एक बंगाल टाइगर थी जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। मांसाहारी जानवरों की तरह वह भी जंगलों और घास के मैदानों में प्राकृतिक शिकारियों के रूप में रहती थी। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बाघ इंसानों पर हमला नहीं करते। विशेष परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। टाइग्रेस का आतंक पश्चिमी नेपाल में शुरू हुआ, जहां उसने 200 से अधिक लोगों को मार डाला। उसके हमले इतने तेज और अप्रत्याशित थे कि ग्रामीण भय और असहायता में जीने लगे। वह अक्सर सुबह सुबह या देर शाम को हमला करती और अपने शिकार को जंगल में खींच ले जाती। उसकी चपलता और शिकार के बाद लुप्त हो जाने की क्षमता ने उसे शैतान या दैत्य जैसी मान्यताओं से जोड़ दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे गांव खाली कर दिए गए। लोग जंगल में जाना छोड़ चुके थे और सामान्य जीवन ठहर गया था। नेपाल सरकार ने अंततः सैनिकों और शिकारी दस्तों को टाइग्रेस को खत्म करने के लिए तैनात किया, लेकिन उनके सारे प्रयास नाकाम रहे और वह हत्या करती रही। अंत में नेपाल सरकार ने उसे देश से बाहर निकालने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में उसे सरयू नदी के पार भारत के कुमाऊं क्षेत्र में खदेड़ दिया गया। कुमाऊं क्षेत्र में आते ही टाइग्रेस ने अपने हमले तेज कर दिए। उसने चंपावत के आसपास के गांवों को निशाना बनाना शुरू किया और वहां 200 से अधिक लोगों की जान ले ली। उसके हमले भयानक थे। वह शिकार को चुपचाप घात लगाकर देखती, बिजली की गति से झपटती और अपने शिकार को जंगल में खींच ले जाती। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने अक्सर रात के सन्नाटे में उसके डरावने दहाड़ सुने। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उसे साधारण जानवर नहीं बल्कि दैवीय या शापित प्राणी मानने लगे। कई मंदिर और पवित्र स्थल बनाए गए और ग्रामीण देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने लगे। एक दिल दहला देने वाली घटना में कुछ ग्रामीण एक लापता महिला को खोजने जंगल गए। उन्होंने उसका शव पाया, जिसे आधा खाया जा चुका था और घसीटने के निशान जंगल के भीतर तक जा रहे थे। एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसके साथी पर टाइग्रेस ने हमला कर दिया। उसने बाद में बताया कि उसने टाइग्रेस की भयंकर कुर्राहटें सुनी जो उसे जीवन भर डराती रही। ग्रामीण डर से कांपते थे। वे रात में बड़े बड़े अलाव जलाते और ढोल और सीटी की आवाज़ से टाइग्रेस को दूर रखने की कोशिश करते, लेकिन उसके हमलों को रोक पाना असंभव था। जब जिम कॉर्बेट, एक अनुभवी शिकारी और प्रकृति विज्ञानी, चंपावत पहुंचे, तब तक टाइग्रेस सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी थी। लेकिन कॉर्बेट सिर्फ शिकारी नहीं थे, वह इंसानों और वन्य जीवों दोनों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। वह समझते थे कि टाइग्रेस स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी, बल्कि हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। कॉर्बेट ने ग्रामीणों से बात की, हमलों के स्थानों का अध्ययन किया और टाइग्रेस के व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि टाइग्रेस बेहद चालाक थी और इलाके का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करती थी। कॉर्बेट ने टाइग्रेस का शिकार करने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने उसे चंपावत गांव के पास ट्रैक किया, जहां उसने हाल ही में एक बच्ची को मारा था। गांव वालों की मदद से उन्होंने एक योजना बनाई और उसे एक घाटी की ओर खदेड़ने का फैसला किया। अंतिम मुठभेड़ दिन के उजाले में हुई। गांव वालों के शोर और ढोल नगाड़ों से डरकर टाइग्रेस झाड़ियों से बाहर निकली। कॉर्बेट ने अपनी राइफल से पहली गोली चलाई, जो उसके कंधे पर लगी। दूसरी गोली ने उसके सीने को भेद दिया। टाइग्रेस आखिरी बार दहाड़ते हुए गिर पड़ी और वहीं मर गई। ऐसा माना जाता है कि टाइग्रेस का मैन ईटर बनने का सफर एक चोट से शुरू हुआ। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उसे किसी शिकारी या शिकारियों द्वारा मारी गई गोली से चोट लगी थी, जिससे उसके दांतों को गंभीर क्षति पहुंची। यह चोट उसे अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ने में असमर्थ बना दिया। चूंकि बाघ अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अपने दांतों पर निर्भर करते हैं, इस बाधा ने उसे आसान लक्ष्य यानी
इंसानों की ओर धकेल दिया। नेपाल के घने जंगलों और गांवों में टाइग्रेस ने पाया कि इंसान शिकार के लिए आसान है। हिरण या जंगली सूअर की तुलना में इंसान धीमे होते हैं और शिकारियों से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी कम होती है। उसके पहले शिकार संभवतः जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने वाले या पशु चराने वाले ग्रामीण बिना किसी चेतावनी के उसके शिकार बन गए। धीरे धीरे वह गांवों के करीब आने लगी और बिना किसी रुकावट के इंसानों को मारने लगी। चंपावत टाइग्रेस की मौत ने हजारों ग्रामीणों को राहत दी, जो वर्षों से आतंक के साए में जी रहे थे। उसका शव जांचने पर पता चला कि उसके दांत टूटे हुए थे और अन्य चोटें थीं, जिसने उसे मैन ईटर बनने पर मजबूर कर दिया। कॉर्बेट ने अपनी रिपोर्ट में मानव अतिक्रमण और शिकार को ऐसी समस्याओं का मूल कारण बताया और बेहतर संरक्षण प्रयासों की वकालत की। चंपावत टाइग्रेस को शैतान मानना नजरिए पर निर्भर करता है। जिन ग्रामीणों ने उसके आतंक का सामना किया, उनके लिए वह एक दानवीय शक्ति थी, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से वह परिस्थितियों की शिकार थी। जिम कॉर्बेट की लेखनी इस जटिलता को उजागर करती है। उन्होंने टाइग्रेस को एक अद्भुत प्राणी के रूप में देखा, जिसे मानव क्रियाओं ने असामान्य भूमिका निभाने पर मजबूर किया। चंपावत टाइग्रेस की कहानी प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने के परिणामों की याद दिलाती है। उसका मैन ईटर बनना एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि बड़े मुद्दों जैसे आवास विनाश और मानव वन्य जीव संघर्ष का लक्षण था। जिम कॉर्बेट की वीरता और उनके संरक्षण प्रयासों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। चंपावत टाइग्रेस की गाथा आज भी आकर्षित और शिक्षित करती है, मानव और प्रकृति के जटिल रिश्ते का प्रमाण देते हुए। और इस तरह चंपावत टाइग्रेस की कहानी हमें एक गहरी सोच में डाल देती है। क्या यह टाइग्रेस सचमुच शैतान थी, जैसा कि लोग मानते थे, या यह उसका जीने की मजबूरी का नतीजा था? एक ऐसा कदम जिसे उसने सिर्फ भूख से बचने के लिए उठाया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या असली शैतान वह इंसान था जिसने टाइग्रेस को घायल कर दिया, उसे उसके प्राकृतिक शिकार से वंचित कर दिया और उसे इंसानों का शिकारी बनने पर मजबूर कर दिया? या फिर वह टाइग्रेस ही थी जिसने अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए इंसानों को अपना शिकार बनाया? यह सवाल हमें मानव प्रकृति के संबंधों को गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? असली शैतान कौन था? टाइग्रेस जिसकी भूख ने उसे मैन ईटर बना दिया, या वह इंसान जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या टाइग्रेस को गलत समझा गया, या वह वास्तव में एक खतरनाक शिकारी थी? और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे और प्रकृति के बीच के संतुलन की एक याद है। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।